वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जाने आगाज में आपको बताएंगे कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्का LA-35 जम्मू 2 से PTI के मेंबर असम्बली चौधरी मकबूल गुज्जर के इंतखाबात में धांधली साबित होने पर इंतखाब कलअदम करार दे दिए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इस्माइल की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने चौधरी मकबूल गुज्जर की कामयाबी का नोटिफिकेशन मंसूख करके दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया है। आजाद कश्मीर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्का LA-35 जम्मू 2 से PTI के मेंबर असम्बली चौधरी मकबूल गुज्जर के इंतखाबात में धांधली साबित होने पर इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इस्माइल की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने चौधरी मकबूल गुज्जर की कामयाबी का नोटिफिकेशन में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिसने चौधरी मकबूल गुज्जर की कामयाबी का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इस्माइल की दरख्वास्त पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला सामने आया है। PTI के मेंबर असम्बली चौधरी मकबूल के इंतखाबात में धांधली साबित हो गई है। अपडेट करते चले आपको, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्का LA-35 जम्मू 2 का इंतखाब कलअदम करार दे दिया है। मज़ीद जानने के लिए इस वक्त नुमाइंदा अब तक मुजफ्फराबाद अशफाक अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अशफाक, अपडेट कीजिएगा। आज तहरीक इंसाफ के चौधरी मकबूल गुज्जर की असम्बली रुकनीत फारग की गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आम इंतखाबात में धांधली साबित होने पर इलेक्शन को कालादम है। चौधरी मकबूल गुज्जर तहरीक इंसाफ के टिकट पर असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे गुज़श्ता आम इंतखाबात में, और आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है जो आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ और तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जमात से बगावत कर गए थे। लेकिन चौधरी मकबूल गुज्जर वो रुकन असम्बली हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ ही रहे थे, और मुस्लिम लीग नून के जो उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार थे चौधरी इस्माइल, उन्होंने उनकी इंतखाबी उजरदारी पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का आज फैसला आया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्का LA-35 जम्मू 2 से तहरीक इंसाफ के मेंबर मुंतखब होने वाले चौधरी मकबूल गुज्जर के इंतखाबात में धांधली साबित होने पर इंतखाब को ही कालादम करार दे दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने चौधरी मकबूल गुज्जर की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मंसूख कर दिया है, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार की जानिब से जो इंतखाबी उजरदारी जो दायर की गई थी उसमें मौक़िफ़ बनाया गया था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नताइज तब्दील किए हैं और तहकीकात करके इन दोबारा इंतखाबात करवाने का जो हुक्म है वो दिया जाए। 8 पोलिंग स्टेशन के काउंटर फाइल जो खाली पाई गई इलेक्शन एक्ट के दफा 60 की खिलाफ वर्जी करार दी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, और इस ये जो तमाम अमल है ये नताइज को मशकूक बनाता है, ये कहना है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले में। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये फैसला दिया है कि हल्का LA जम्मू 2 का इंतखाब कालादम करार देकर दोबारा जो है वो करवाया जाए, और इलेक्शन कमीशन जो धांधली में मुलव्वस एहलकार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। जी, अशफाक हुसैन हमें मुजफ्फराबाद से अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तश्कील करदा फुल कोर्ट बेंच दायर 9 दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। अपडेट करते चले आपको, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। कुछ जजेस समझते हैं कि पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, जबकि कुछ ऐसा नहीं समझते। इस फोरम पर सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते और करनी है तो मीडिया पर करें। इस फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। अपनी दरख्वास्त से मुतालिक कानूनी पहलू बताएं, अखबार क्या कहता है उस पर नहीं, अपनी दरख्वास्त पर दलाइल दें। चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया कि आप अपने दलाइल अखबारों की बुनियाद पर दे रहे हैं, आप किसी के खिलाफ इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या अदालत की आज़ादी सिर्फ इसके लिए है कि उसका हर सूरत दिफा करना है? क्या अदालत की आज़ादी लोगों के लिए नहीं है? उस पर रोशनी डालें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स किए कि आज इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा। वकील अकरम चौधरी ने दलाइल में कहा कि एक्ट से पार्लियामेंट ने अदलिया की आज़ादी को बिलडोज किया। एक्ट के जरिए पार्लियामेंट ने अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश की, जबकि ये एक्ट मंजूर हुआ और उस वक्त के पार्लियामेंट की सूरत हाल देखना भी जरूरी है। पार्लियामेंट में की गई बातों को लाइव रिपोर्ट भी किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की उजता समाअत भी टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की गई थी।
नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को उम्मीद है कि यकीन में बदलने के रास्ते का तयन करेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजत जमानत के लिए कानूनी टीम ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। आम आदमी की जिंदगी मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ी है। साबिक वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बयान पर वज़ीर दाखिला ने 10 मरतबा वजाहत की। नून लीग अपने बयानिए से पीछे नहीं हटी, ये तासुर बेबुनियाद है। हमने किसी पर मुकदमा नहीं बनाया, कोई जेल में है तो अपनी हरकतों की वजह से है। 9 मई को साजिश के तहत मुल्क के दिफा पर हमला किया गया। अगर ये लोग 9 मई को कामयाब हो जाते तो उसके तबाहकुन असरात होते हैं। और ख़बर यह है कि साफर केस की कल समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी या अटियाला जेल रावलपिंडी में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने वजारत कानून को ख़त लिख दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने ख़त के ज़रिए वजारत कानून से राय तलब कर ली है। ख़त में जज अबुल हसन जुल्करनैन ने वजारत कानून से पूछा कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत लाने के लिए क्या कोई सिक्योरिटी खदशात लाहिक हैं। चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत और सियासी जमात के सरबराह हैं, उनकी सिक्योरिटी अदालत को मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। जज अबुल हसन ने वजारत कानून पर ख़त में यह भी वाज़ेह किया कि अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी के लिए दायर दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए हैं। अदालत ने दरख्वास्त पर नंबर लगाकर 5 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए दायर दरख्वास्त के रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत की है। पटिशनर्स बुशरा बीबी के वकील लतीफ खोसा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मकालमा करते हुए कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया है कि आपकी दरख्वास्त में इस्तदा क्या है, जिस पर सरदार लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ दिया कि जेल में सिक्योरिटी और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। वकील सरदार लतीफ खोसा के कहने पर दरख्वास्त की समाअत के लिए 5 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात की तारीख मुकर्रर कर दी गई। बुशरा बीबी ने अपनी दरख्वास्त में खदशा जाहिर किया है कि उनके शौहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। दरख्वास्त में अदालत में यह भी इस्तदा की गई है कि जिम्मेदार मेडिकल अफसर के जरिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और चेयरमैन पीटीआई को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम की जाए। दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक बार फिर अचानक बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। एक ही वक्त में दाबेजी पंपिंग स्टेशन के तमाम पंप्स बंद हो गए। ब्रेकडाउन के बायस बैक प्रेशर की वजह से MS की लाइन नंबर 5 एक बार फिर मुतासर हो गई है। दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक बार फिर अचानक बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। एक ही वक्त में दाबेजी पंपिंग स्टेशन के तमाम पंप्स बंद हो गए। ब्रेकडाउन के बायस बैक प्रेशर की वजह से MS की लाइन नंबर 5 एक बार फिर मुतासर हो गई है। हमारे साथ मौजूद है इसी पर बात करने के लिए अशरफ मेमन। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स इस हवाले से? जी बिल्कुल, दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की फनी खराबी की वजह से कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर पाइपलाइन नंबर 5 धमाके से फट गई है। पाइपलाइन फटने से पंपिंग स्टेशन के 19 पंप बंद हो गए हैं, जिससे कराची के मुख्तलिफ इलाकों शाह लतीफ टाउन, लांडी, कायदाबाद, मलिर, गुलशन इकबाल, गोरंगी समेत कई इलाकों में पानी का बहरान पैदा होने का खदशा है। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक पानी पाइपलाइन पर मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। मुकम्मल होने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल भी दाबेजी पंपिंग स्टेशन की 2 पाइपलाइनें फट गई थी, जिससे पानी का बहरान पैदा हो गया था। पाइपलाइनें बाज़ औक़ात पुरानी और जंग आलूद होने के बायस बिजली के झटकों की वजह से आए दिन ये पाइपलाइनें फटना मामूल बन गई हैं, जिससे कराची को पानी की फराहमी मुतासर हो जाती है। वाटर बोर्ड हुकाम ने शहरियों से गुजारिश की है कि शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करते हुए पानी ज़ख़ीरा करें, ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जी अशरफ मेमन हमें अपडेट कर रहे थे।
काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 6 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। अपडेट करें आपको, काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। मुल्की मुआशी अशारियों और महंगाई के हवाले से वजारत मनसूबा बंदी की ब्रीफिंग दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी देखिए, काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज शाम तलब किया गया है। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर जो है वो इजलास की सदारत करेंगी। 6 नुकाती एजेंडा जो है वो बताया गया है कि उसमें आज के इजलास में उस पर गौर होगा। वजारत मनसूबा बंदी की जानिब से जो है वो मुल्की मुआशी इशारियों और ख़ास करके महंगाई की सूरत हाल पर जो है वो चारों सूबों में उस पर ब्रीफिंग के लिए जो है वो अलग से एक सेशन रखा जाएगा, जबकि पेट्रोलियम डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन की जो है वो मिनिस्ट्रीज की समरीज जो है वो आज के एजेंडे में ज़ेर गौर आएंगी। 6 नुकाती ये एजेंडा है। शाम 6 बजे इजलास होगा वजारत खजाना में। कामरान चौधरी हम इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। वज़ीर का नाम ECL में रहेगा या निकाला जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को निगरान हुकूमत से तहरीरी जवाब लेकर 23 अक्टूबर तक पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शीनी वज़ीर का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर उन्होंने समाअत की है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि जब शीनी वज़ीर का नाम ECL में डाला गया तब PDM की सियासी हुकूमत थी। बताया जाए कि क्या निगरान हुकूमत भी शीनी वज़ीर का नाम ECL पर बरकरार रखना चाहती है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को निगरान हुकूमत से तहरीरी जवाब लेकर 23 अक्टूबर तक अदालत में पेश करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत अगले माह तक मुलतवी कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ज्वाइंट बैंक अकाउंट के लिए बायोमेट्रिक की इजाजत देने की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया है। अपडेट करें आपको, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ज्वाइंट बैंक अकाउंट के लिए बायोमेट्रिक की इजाजत देने की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ज्वाइंट बैंक अकाउंट के लिए बायोमेट्रिक की इजाजत देने की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया गया है। वकील सफाई अली बुखारी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी का एक ही बैंक अकाउंट है। शाह महमूद को रोज़मर्रा के मामला चलाने के लिए जॉइंट अकाउंट खुलवाना है। शाह महमूद की बायोमेट्रिक के लिए बैंक स्टाफ को जेल जाना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी का एक ही बेटा और वाहिद कफील है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को मुलाजमीन को तनख्वाहें भी देनी होती हैं। अपडेट करते हैं आपको इस हवाले से। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बैंक अकाउंट के लिए बायोमेट्रिक की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया है। मुल्की अमन अमान की सूरत हाल, कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हैं। इजलास से कबल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। अपडेट करें आपको एपेक्स कमेटी के हवाले से। मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल, कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हैं। इजलास से कबल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इजलास में हसास इदारों के सरबराहान भी शरीक हैं। मज़ीद जानते हैं, नुमाइंदा अब तक हमारे साथ मौजूद हैं। नईम महबूब एडिटर इन चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। ये बिल्कुल मुल्क की जो अमन अमान की सूरत हाल है उसमें कौमी एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास इस वक्त जारी है वज़ीर आज़म हाउस में, और इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान और तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IG मौजूद हैं। और मैं आपको ये बता दूं, जो मुस्तांग और हंगू में जो दहशतगर्दी के हवाले से और उसके अलावा हालिया दिनों में पिछला दिनों में जो पाक अफगान सरहद में जो कशीदगी हुई और बार्डर पार जो से जो दहशतगर्दी होती रही है, और उसके अलावा भी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से न सिर्फ वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी बल्कि इसका जायजा लेते हुए आइंदा के लिए मुस्तकिल अमल भी तैयार किया जाएगा। जी एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब हमें अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त लिए चलता है आपको सुप्रीम कोर्ट, जहां इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। ये जो इंटरप्रिटेशन है 191 की, हाउ डू वी रीड इनटू दिस प्रोविजन दैट सब्जेक्ट टू लॉ मीन्स अ रिस्ट्रिक्शन इन द लॉ, and that the primacy
is to be given to the rules made by the Supreme Court. یہ ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا نا. سر جو 191 کی پاورز ہیں دے آر ڈائریکٹلی کمنگ, جو منصور شاہ صاحب نے بھی کوشچن کیا تھا, they are coming directly from the constitution. So وہ constitutional power, and the question also arises, can the constitutional rule making power can be stultified by a sub constitutional legislation? They cannot be, because whatever has to be done, it has to be done through an internal mechanism. یہ تو آپ دہرا رہے ہیں اپنی بات کو, نئے دلائل دیجیے نا. میں اگلی بات سر ایک میں صرف بات کروں تو جواب جو تھا وہ اگر آپ constitution اسی کنٹینیوشن میں سوال دیکھیں نا, آپ یہ 191 کی بات کر رہے ہیں, وہ تو جو اس کی اوپننگ ورڈز ہیں سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, جو میں سمجھا ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, اس میں تو شاید یہ ہے کہ سپریم کورٹ رولز بنا سکتی ہے اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے, لیکن دیٹ مسٹ بی سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. لا اور کانسٹیٹیوشن دونوں پارلیمنٹ بناتی ہے, پارلیمنٹ کا اختیار ہے. ان اختیار کے تحت, اس لا کے تحت جو بھی رولز بنیں گے, ہم اس رول سے, اس لا سے ہٹ کے باہر نہیں جا سکتے. کیا اس کا یہ مطلب نہیں؟ یہی کوسچنز تو آپ لوگوں نے ریزالو کرنے ہیں. if the majority will تو پھر کرنے تو پھر آپ بیٹھ جائیے, ہم کر لیں گے. میں آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ تشریف رکھیے. پھر آپ میری بات کو سنیں. the question is this, what I am saying is that 191 کو آپ آئسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے. 191 میں صرف نہیں, مگر آپ بات ہی نہیں سمجھے. اگر آپ اس کی اوپننگ ورڈ دیکھ لیں, سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, مائی لا, ذرا سن لیجیے نا. جیسے جمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ اینڈ لا لکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ صرف لکھتے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, دا سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دا کورٹ. یہ لا جو دو لفظ ہیں, اس کو ہم کیسے اس کی تشریح کریں, یہ سوال ہے. سر اس میں ایک جواب تو یہ ہے کہ جس وقت یہ رولز بنے تھے, اگر کوئی لا موجود ہم آئین کی بات کر رہے ہیں, رولز کی بات نہیں کر رہے ہیں. جی میں آئین, سر جس وقت آپ نے سپریم کورٹ رولز بنائے تھے, اس وقت اگر کوئی لا موجود ہوتا تو اس کی آپ فالو کرتے. آپ کا کہنا یہ کہ جب آئین بن رہا تھا ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا. سر the question is this, جس وقت آئین بن رہا تھا, آپ یہ بتائیں کہ سبجیکٹ ٹو کا کیا مطلب ہے؟ is that an enabling power? does it give competence or is that a limitation? does that restrict the power? Because the understanding, one understanding is that subject to constitution and the law is where the competence is being derived from. Whereas the other understanding can be that subject to, the prefix subject to, is a limitation. Now, the other question that goes with the understanding of law, if law is more than just an act of parliament, and law can mean rules, regulations, ordinances, policies, whatever is in the field of law. So all that will govern the ability of the Supreme Court to make its rules for practice and procedure, because law is much more than, it involves more than just an act of parliament. If we go by the words which are used in the constitution, an act of parliament is different from the use of the word law. Which is why subject to becomes relevant. So what does subject to mean? It means... But if I may be allowed to complete my point of view is that under Article 191, only Supreme Court has been given the power, whereas in the Constitution, if your Lordship see Article 67, 72, where the particular... دیکھیے حسن صاحب, آپ جواب دیتے نہیں ہیں, آپ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. سر میں اپنی بات تو مکمل کر لوں تاکہ آپ سبجیکٹ ٹو کا میننگ بتا دینا جی. ہاؤ شوڈ وی ریڈ؟ آپ سے سوال ایک ہوا نا, سبجیکٹ کا مطلب کیا ہوا؟ سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی ریسٹرکشن ہے تو رولز اس کو فالو کریں. یہی پوچھ رہے ہیں, یا نہیں؟ جواب بھی دیتے کوئی بھی نہیں ہے. حسن صاحب, یہ ریسٹرکشن کی کیا بات ہے؟ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی اس میں. سبجیکٹ ٹو لا, سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, ریسٹرکشن کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. اگر کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق سپریم کورٹ رول بنا سکتا ہے. اب یہ لا آ گیا, اس میں بھی اگر ہم کچھ چاہیں تو ہم رول بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ لا کے اندر کوئی چیزیں آئی ہیں. مثال کے طور پہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے رول بنانے کی ضرورت ہے. سن لیجئے, کوئی بھی سیکشن ایسا ہے, اس کے لیے بھی ہم رول بنانا چاہیں تو ود ان دی پریمس آف دیٹ لا, Supreme Court may revise the rules because subject to constitution and law. بات سمجھ آئی آپ کی؟ سر اب کوشچن ایک ارائز یہ ہوتا ہے, تو یہ ریسٹرکشن اور انلارجمنٹ کا ایشو نہیں ہے یہ. دس از دی کوشچن آف انٹرپریٹیشن. ایبسلیوٹلی سبجیکٹ ٹو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. There are so many words used in the law. Subject to law, subject to constitution, notwithstanding anything contained in the constitution, non-obstructing clause. تو یہ جو ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن, بیکاز سپریم کورٹ از دی کریچر آف کانسٹیٹیوشن.
subject to constitution Yes, sir, and Supreme Court is law. not the creation of constitution. کیا مطلب So sorry, آپ Supreme Court Supreme Court کہاں سے بنا ہے؟ جی نہیں, that is right. کہاں Supreme سے Court ہے is the Supreme creation. Court؟ Supreme Court has been created by the Constitution. That's correct. سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، جو بھی لا ہوگا چاہے وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہو، لا میں موجود ہو، ہم اس کے مطابق رول بنا سکتے بالکل ہیں. چلیں گے. تو میری انڈرسٹینڈنگ میں تو اس لا کے بعد بھی ہم رول اپنے امینڈ کر سکتے ہیں. سر کوشچن یہ ہے، اگر کوئی کوشچن ایسا ہے آپ مثال کے طور بنا سکتے ہیں، بٹ کیا رائٹ آف اپیل ہے، رائٹ آف اپیل ہے، اس کے لیے ہم اپنے رولز میں کر سکتے ہیں کہ اس اپیل کو ہم کس طرح ہینڈل کریں گے. رائٹ آف ریویو ہے، ہم چاہیں تو اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس کا کوئی اتنا نیرو انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ سبجیکٹ لکھ دیا تو بس ہاتھ پیر کٹ گئے، سپریم کورٹ ختم ہو گیا پورا. دیکھیے دیٹ از فار یور لارڈشپس ٹو ڈیسائیڈ. واٹ مائی سبمیشن The از phraseology subject to itself, the phraseology used subject to the constitution means what if there is a restriction in the constitution. Absolutely. You cannot go beyond that. It's not اسی beyond طرح that. subject to law means It's correct. unless restricted by law. But کون سا law which exists for the reason کہ subsequent legislation کے لیے relating to the Supreme Court there has to be a specific authorization in terms of 55 item 55 جو specific authorization نہیں ہے ساری constitution میں. That is the precise question your lordship. نہیں مسٹر حسن، آپ ہر چیز پہ پریسائز کوشچن وہ کہتے ہیں، اپنا تو آپ کا جواب ہی کوئی نہیں. جواب تو whoever says whatever to you, you agree with that. اچھا نہیں، آپ دیکھیں سوال آپ سے یہ ہے جو I'm just adding to what Justice Ijaz has just said. 191 کی بڑی امپورٹنٹ انٹرپریٹیشن کا سوال ہے ہمارے سامنے. ایک یہ سوال اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے 191 کو, and that's what we want you to assist us with, you see. Whether at all 191 envisages that there can be a law made by the Parliament that regulates practice and procedure. And once that law is there, then the Supreme Court rules will be subject to that law. So the fact that it is mentioned there that there could be a law relating to practice and procedure makes it an enabling provision. Is that a correct interpretation or not is a question I'm asking you. Subject to law, constitution and law, is that an enabling provision because the Constitution is saying that there could be a law relating to practice and procedure, meaning by that there is a substantive power given to the Parliament. اس وقت براہ راست مناظر سپریم کورٹ کے جہاں اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواست پر سماعت جاری ہے. کرکٹر شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم ایشین وکٹوں پر نہیں جیتے گی تو کہاں جیتے گی. بھارت کی وکٹیں بیٹنگ کے لیے سازگار ہوتی ہیں. آسٹریلیا کے خلاف وارم اپ میچ میں گرین شرٹس کو کارکردگی دکھانا ہوگی. اپڈیٹ کریں آپ کو کرکٹ کے حوالے سے. سابق کرکٹر شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم ایشین وکٹوں پر نہیں جیتے گی تو کہاں جیتے گی. بھارت کی وکٹیں بیٹنگ کے لیے سازگار ہوتی ہیں. آسٹریلیا کے خلاف وارم اپ میچ میں گرین شرٹس کو کارکردگی دکھانا ہوگی. اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے. شاہد آفریدی جن کا بیان سامنے آیا ہے سابق کرکٹر ہیں, ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ایشین وکٹوں پر نہیں جیتے گی تو پھر کہاں جیتے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں جو وکٹیں ہیں وہ بیٹنگ کے لیے سازگار ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ بالرز کو اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. عبید آوان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبید, شاہد آفریدی کا بیان سامنے آیا ہے, کیا کہنا ہے ان کا؟ ایک ایونٹ تھا سی پی ایس اسٹیشن پہ, واٹر فلٹریشن کی اوپننگ سیریمنی تھی, تو وہاں پر شاہد آفریدی آئے جو کہ پاکستان کے ساتھ کپتان ہیں, اور ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ٹیم کے پاس اچھا موقع ہے کہ وہ ایشین کنڈیشن میں ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو ایشیا میں ہم اگر ہم ایشیا میں جیتیں گے تو کہاں جیتیں گے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مڈل اوورس میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے کہ ہمارے بالر نہیں دے پاتے, تو یہاں پر ہم کو ٹیم میں ہونا چاہیے. اور شاداب خان اور اسامہ میر کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوگا, اور اگر انہیں مواقع دیے جاتے ہیں تو اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, اور ان کو اپنا رول پورا کرنا ہوگا. فخر زمان جو کہ آؤٹ آف فارم ہے اور پریکٹس تھا, اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی کو بھی پہلا پریکٹس میچ جو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوا تھا تو اس میں موقع نہیں ملا تھا. آج پاکستان کا دوسرا پریکٹس میچ ہے آسٹریلیا کے خلاف. شاہد آفریدی کا کہنا یہ تھا کہ فخر زمان اور شاہین شاہ کو آج موقع دینا چاہیے اور انہیں بھرپور پرفارمنس دکھانے کا موقع ملے تاکہ وہ
वर्ल्ड कप में अपनी फॉर्म के अंदर वापस आ साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का बयान सामने आया है, उबैदावाना में अपडेट कर रहे थे। भारत में फैलने वाला खतरनाक वायरस निपा के सिंध तक पहुंचेगा खतरा। महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों के इंतजामिया समेत तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। महकमा सेहत के खिलाफ की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में भारत में फैलने वाला खतरनाक वायरस निपा के पाकिस्तान में आमद का खतरा जाहिर किया गया है। अपडेट करें आपको महकमा सेहत जिसने एडवाइजरी जारी की है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने तमाम अस्पतालों को मरासला जारी करते हुए सिंध भर के अस्पतालों के MS डायरेक्टर्स और महकमा लाइव स्टॉक को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। महकमा सेहत के मुताबिक निपा वायरस जानवरों से इंसानों और फिर इंसानों से इंसानों में तेज़ी से फैलता है। वायरस की इब्तिदाई अलामात में तेज़ बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द और कोमा समेत दीगर अलामात शामिल हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में ताहाल निपा वायरस का कोई केस सामने नहीं आया है। पंजाब में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 145 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हो गई है। लाहौर में गुज़िश्ता रोज 47 नए मरीज सामने आए। पंजाब में डेंगू के मरीजों में रोज पर रोज इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 145 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब के मुताबिक लाहौर में 47 और रावलपिंडी में 70 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में डेंगू के मरीजों में रोज बरोज इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 145 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक लाहौर में 47 और रावलपिंडी में 70 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्तान में 10, फैसलाबाद में 5 और गुजरांवाला में 7 नए डेंगू मरीज सामने आए। इसी तरह गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अटक में डेंगू के 2 मरीज सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरगढ़, नारोवाल, चकवाल और खुशाब में डेंगू के एक मरीज सामने आया। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब का कहना है कि पंजाब के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 94, जबकि जिला लाहौर के अस्पतालों में कुल 25 मरीज जेरे इलाज हैं। राना इशफाक, लाहौर अब तक। कामूनकी में निजी टाइल फैक्ट्री के डायरेक्टर शेख महमूद इकबाल को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख महमूद ने रिकवरी के एवज गैपको को 12 करोड़ 36,56,885 रुपए की 4 चेक दिए थे। चारों चेक बोगस साबित होने पर गैपको ऑफिसर मोहम्मद हुसैन ने शेख महमूद इकबाल के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। अपडेट कर रहे हैं आपको। कामूनकी में निजी टाइल फैक्ट्री के डायरेक्टर शेख महमूद इकबाल को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख महमूद ने रिकवरी के एवज गैपको को 12 करोड़ 36,56,885 रुपए के 4 चेक दिए थे। चारों चेक बोगस साबित होने पर गैपको ऑफिसर मोहम्मद हुसैन ने शेख मोहम्मद इकबाल के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।